बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज ये सिचुएशन आपके सामने रही। सारा दिन मरियम नवाज साहिबा पहुंची एक काफिले के साथ नैब की पेशी भुगतने के लिए, और बजाय इसके कि वो नैब के अंदर जाती हैं और जाके इन्वेस्टिगेशन में शामिल होती हैं, उनके कारकुनों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस के साथ उनका तसादम हुआ और कुछ तस्वीर फिर मीडिया ने दिखाई। उन तस्वीर के मुताबिक जो कारकुन PMLN के साथ आए थे वो अपनी गाड़ियों में पत्थर रख कर लाए थे और वो शॉपिंग बैग को ज़मीन पर फेंकते थे, उसको फाड़ते थे, उसमें से पत्थर निकालते थे और पुलिस के ऊपर और नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक करते थे। इसके जवाब में पुलिस ने शेलिंग की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर वहां पे सूरत हाल खराब हो गई। थोड़ी देर के बाद नैब ने यह फैसला किया कि इस सूरत हाल में, इस इन्वायरमेंट के अंदर वो इस केस को नहीं सुन सकते, इसके ऊपर तफ्तीश नहीं कर सकते। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को पैगाम भिजवाया कि आप वापस चली जाएं, यहाँ पे हालात खराब हैं, इन हालात के अंदर हम ये केस नहीं सुन सकते। मरियम नवाज साहिबा वापस गई, फिर दोबारा पलट के आई और उन्होंने कहा जी मुझे सुना जाए। लेकिन उसके बाद सूरत हाल कशीदा रही और 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके थे। नैब ने कहा कि अब आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आप चली जाइए। मरियम नवाज साहिबा चली गई और उसके बाद फिर PMLN के कारकुनों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। अब एक FIR है जो दर्ज की जा रही है और ये चूंग पुलिस स्टेशन है लाहौर का, वहां पे ये FIR होगी। इसमें जो नाम है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम जो है मरियम नवाज साहिबा के अलावा वो राणा सनाउल्लाह साहब का है। दूसरा नाम जो है वो मिर्जा जावेद का है, जो MPA भी हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं, रायबंड में ही होते हैं ये। इसके अलावा जावेद लतीफ़ साहब का नाम है, मियां अब्दुल रऊफ का नाम है, और फिर नीचे आप आते चले जाएं तो एक नाम बड़ा यहाँ पे जो है वो मकबूल है, मुसद्दिक मलिक साहब का नाम है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का नाम है, गजाली सलीम भट्ट साहब का नाम है, और इनके अलावा शाहनवाज रांझा साहब का नाम है। और यहाँ मेरी मेहमान मौजूद हैं आज प्रोग्राम में, हिना परवेज भट्ट साहबा, इनका भी नाम है और बहुत सारे लोगों का नाम है। लगभग ये कोई 180 से ज़्यादा नाम बनते हैं जिनके ऊपर ये FIR दर्ज की जा रही है। इनकी गाड़ियों के नंबर हुए और साथ ही साथ बड़ी तादाद में कारकुनों का भी तस्करा है कि इन्होंने हमला किया नैब के दफ्तर के ऊपर। अब इस इशू के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक और इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल उस्मान बुज़दार ने नैब के दफ्तर में पेश होने जाना है। उस्मान बुज़दार साहब के जनूबी पंच साथियों ने कहा कि हम भी आएंगे जुलूस लेकर और आके उस्मान बुज़दार साहब के साथ यकजहती करेंगे नैब के दफ्तर के बाहर। क्या यह मुमकिन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही करेगी जो PMLN ने किया? क्या वो भी पत्थर लेकर आएंगे, डंडे लेकर आएंगे और नैब के साथ लड़ाई करेंगे? या उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रवायत को कायम रखते हुए इस्तीफा देकर शामिल तफ्तीश होंगे एक ऐसे केस में जिसमें उनको मुलजिम के तौर पर बुलाया जा रहा है? और एक मैं जरा तस्हीह कर दूं कि इससे पहले जो मैं कहता रहा हूं कि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत, वो फिगर गलत था। मैंने आज तस्दीक की है, जो नैब के पास इतलात मौजूद है उनमें ये जो शराब का जाली लाइसेंस दिया गया है रियासत मदीना में, उसमें उस्मान बुज़दार साहब एंड कंपनी के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो 50 करोड़ रुपए की मुबैजना रिश्वत का इल्ज़ाम है। ये 50 करोड़ रुपए का लाइसेंस दिया गया था और इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा वसूल किया था। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें हिना परवेज भट्ट, पहली मरतबा आंसू गैस का सामना करने के बाद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज अभी भी मुझे कह रही थी कि मुझे अभी भी जलन हो रही है आंखों में, तो बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, ये सर आज हुआ क्या? ये नहीं, और ये फिर नैब ने कहा जी ठीक है हम सुनते ही नहीं है इन हालात में, हम तो कोई लड़ाई झगड़े वाला इदारा थोड़ी है। वो जो नैब के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा जी हमारा लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं है, हम तो व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ते हैं। अब अगर ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, पत्थर मारेंगे, शीशे तोड़ेंगे और हमारे लोगों को जख्मी करेंगे तो फिर हम नहीं सुन सकते इन हालात में। आप वापस जाइए, आप दोबारा सही तरीके से आइए। आप इस सारी एपिसोड को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बुलाया जाता है नैब में, ये किसी की जाती हैसियत में उसके ऊपर कोई इल्जाम है तो उसके लिए बुलाया जाता है। और जब आप जाती हैसियत में जाके आपने कोई बयान देना है, जवाब देना है सवालात के, तो इसका सियासी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत से ताल्लुक नहीं है। ये सियासी तौर पे आप उसको अगर सियासी रंग दे के अपने वर्कर और ये लेके वहाँ पे पहुँच जाएं तो ये मेरा ख्याल ज्यादती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। वो पीपल पार्टी के लोग कभी आते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं है। अगर इनके कल को आए उस्मान बुज़दार के, तो वो भी बिल्कुल उसकी मजम्मत होनी चाहिए। वे आपको अगर जाती हैसियत में किसी चीज़ का जवाब देना तो इसका सियासत से का वास्ता है, और आप क्यों अपने वर्कर्स को लेके आते हैं, तो साफ जाहिर है कि आप कोई ना कोई वहाँ पे शरारत करना चाहते हैं और ये होती भी रही है। इससे पहले पीपल्स पार्टी का भी ये मसला हुआ था इस्लामाबाद में अदालत के बाहर। तो ये काम, और मैं हैरान होता हूँ लोगों पे, ये तभी इस कौम की जो बदहाली है ना, वो इससे शऊर गायब हो चुका है। यानी ये डंडे खाने के लिए, जेल में जाने के लिए तैयार है किसी और के गलत कामों के लिए। यानी इल्जाम किसी पे है
ये जाके अब वहां पे इनको पकड़ दकड़ हो गई, कुछ जेलों में भी जा रहे हैं, कुछ पार हो रहे हैं, पता नहीं इनको क्या शौक है। और जमा होके इस तरह गए हैं जैसे ये जाते हैं बाकी पार्टियों को भी, कि जिस तरह ये लोग हज करके बाहर निकल रहे हैं। भाई ये इन पे इल्जाम है करप्शन के, किसी और माशरे में हो तो वो पूरी पूरी पार्टी जो है वो सोग में चली जाती है, यहाँ शादियाने बजाए जाते हैं। तो ये जो शऊर और ये जो डिटाई का एक माहौल पैदा हो गया, इसने बर्बाद करके रख दिया लोगों के अंदर। वो शर्म गैरत रही नहीं कि जनाब हम पे इल्जाम है क्या, तो हम क्या। ये अलग बात है कि आप जाके जवाब दें, आप बिल्कुल अपने जनरल साहब बेनिफिशियरी कौन है? नैब की हैंडलिंग क्या आज ठीक थी? उन्होंने सही किया कि जी ठीक है आप वापस जाएं, आप सही तरीके से आए तो हम आपको सुनेंगे। देखिए ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था उनका, इस वजह से कि शायद वो मैनेज नहीं कर सकते थे इतने बड़े क्राउड को वहां पे, और क्राउड भी भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा होगा कि जी आप जाएं, जाके तो आप वापस आए वहां से अकेले, या 2 आदमी 4 आदमी जो साथ होते हैं अमूमन, तो वो शायद उन्होंने उस पर किया। लेकिन मैं तो हर पार्टी का कहता हूँ कि मुझे तो ये बड़ा हैरान कुन मेरे लिए है ये सिलसिला कि पीछे यहाँ अदालत में पेशी थी तो वो मजमा लेके जरदारी साहब के साथ मजमा लेके आए थे, तो जरदारी साहब वहां पे करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भुगत रहे हैं, आप शादियाने बजा रहे हैं साथ उनको। ये इतना बड़ा है इस कौम की, कोई मैं समझता हूँ घटियापन आ गया हम लोगों में। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम यंग थे तो उस जमाने में अगर किसी के घर का पता लग जाता था कि इनके ये रिश्वत खाते हैं, तो उसके घर में रिश्ता कोई नहीं लेके जाता था उसकी बेटी को। मैं ये लाहौर की बात कर रहा हूँ अपने घर कि वहां सर पे मल्ले वाला खाना नहीं खाते थे सर। मैं ठीक है, एक सेकंड रुके सर, एक सेकंड रुके, मुझे जरा यहां तक की एपिसोड पहले देख लेते। हिना परवेज भट्ट साहब मौजूद थी आज सारा दिन इस एपिसोड में। ये पत्थर कौन लेकर आया? यानी हमने फुटेज दिखाई कि ये पत्थर बाकायदा वहां से भरे गए गाड़ियों के अंदर, शॉपिंग बैग्स के अंदर इनको पैक किया गया। फिर जब ये पत्थर यहां पहुंचे तो आपके कारकुन इन शॉपिंग बैग्स को जमीन पे फेंकते थे, ये फटते थे, पत्थर बिगड़ते थे, उनमें से उठा के वो पुलिस वालों को मारते थे। पत्थर इस तरह से, ये फुटेज आप देखें, ये पत्थर ऐसे लाने की क्या जरूरत थी? ये क्या सोच के लाए आपके कारकुन? आपने इन्वेस्टिगेट किया ये कौन लोग हैं? पहले इमरान साहब आपने एक बात की कि मरियम नवाज साहिबा अपने काफिले के साथ आई, तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि मरियम बीबी अकेली आई थी। कारकुन ज़रूर वहाँ मौजूद थे अपनी यकजहती के लिए, और उनको कोई पार्टी की ऑफिशियल कॉल नहीं आई थी। उनको अपनी कायद की बेटी से मोहब्बत के इजहार में वो वहाँ थे। सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन चली इनको बुलाने की। देखिए ऑफिशियल पार्टी की नोटिफिकेशन फ़र्क होती है, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कोई अगर कहे कि हमारी लीडर की कल पेशी है और आप आएँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम। कल उस्मान बुज़दार साहब की भी सोशल मीडिया में बड़े पत्थर कौन लेकर आया? आपने इन्वेस्टिगेट किया? 2-3 चीज़ें जिस पे मैं सवाल रेज करना चाहती हूँ। सेकंड बात, हमारी जो पार्टी के कारकुन हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं उनकी लॉयल्टी को, और हमारे कारकुन जो हैं वो पीटीआई के कारकुनों की तरह नहीं है। आपने जैसे बात की तो मैं याद कराती जाऊँ कि पीटीआई के कारकुन वो हैं जिन्होंने पार्लियामेंट पे और पीटीवी पे अटैक किया था, पीटीवी की बिल्डिंग पे। हमारे कारकुन बहुत एक डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन हैं। हम लोगों ने जीटी रोड पे जब मियाँ साहब का जलसा भी हुआ था तब भी हम लोगों ने कभी अटैक किसी भी बिल्डिंग पे नहीं किया। तो मैं इस चीज़ पे तो ये आज अटैक कैसे हो गया? अब मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताती हूँ कि देखिए मेरे पे अभी रिक्वेस्ट आई है FIR, मतलब रिक्वेस्ट की है दीपी। अब मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो निकाल लें, वीडियो तो होएगी ना। मैंने तो वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट किया ना, मैंने तो किसी पे तशद्दुद नहीं किया। मेरे पे तो आंसू गैस, मैं बताती हूँ आपको। मैं आपको पहले अपनी पर्सनल आज की फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं पीसफुली वहाँ खड़ी थी और वहाँ हमारे पे शेलिंग हुई, और शेलिंग की वजह से आंसू गैस हमारे मुंह पे और ऐसा बर्निंग इफेक्ट हुआ। मतलब आई रियली डोंट नो कि मेरे पे, अज़मा बुखारी पे और बाकी लोगों पे, हमारे पे क्या शेलिंग करने की ज़रूरत थी। हमारी वीडियोज़ निकाले, हम क्या कर रहे थे। ये मेरे सामने का मंजर है कि सबसे पहले वहाँ आंसू गैस शेलिंग शुरू हुई, लाठी चार्ज शुरू हुआ, फिर ऑब्वियसली जब मरियम बीबी की गाड़ी आई उस पर पत्थर मारे गए, और जब लोगों ने उनको जानबूझ के इंटाइस किया गया। पत्थर किसने मारे? शेलिंग और जो वहां लाठी चार्ज था वो पुलिस ने स्टार्ट किया। पत्थर किसने मारे? पत्थर पुलिस भी मारी थी और वो बाकी रिएक्शन में लोग भी। पत्थर लेकर कौन आया? पत्थर ये आप बताएं कि उसकी तो मैं गाड़ी की पत्थर PMLN के कारकुन लेकर आए भी, गाड़ियों में भर के, और वो गाड़ियों में दिखाएं, गाड़ियों में दिखाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैंने देखी है नहीं, आप दिखाएं। देखिए मैं वहां पे आज मौजूद था, मैं वहां देख रहा था बाहर खड़ा होके
ये पत्थर जो है ये फूलों के बैग है जो एक पत्ती, ये गलत वीडियो है, इस पे नहीं, इस पे बाहर ये नहीं, ये अखबार है, ये अखबार है, इसके अंदर फूल है, नहीं ये अखबार है, इसके अंदर फूल है, पत्थर का बैग की वीडियो, ये गलत इमेज है, ये इमेज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग इमेज। अभी आपको ये नजर आ रहे हैं पत्थर? ये नहीं, ये पत्थर नहीं है, वो देखिए फूल है, बिल्कुल ये अखबार है, इसके अंदर फूल है, ये एक फुटेज है, इसमें सरकारी फाइलें पड़ी हैं, एक गाड़ी ये सरकारी फाइलें क्या कर रही है, पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है? एक गाड़ी नहीं, ये पुलिस ऑफिसर वहां खड़ा हुआ था जब ये पत्थर डाल रहा था। आप मुझे बताइए, वीडियो दोबारा प्ले करें दोबारा ना। अच्छा ये देखें, ये वो गाड़ी में से क्या निकाला उसने, वो देखें क्या, वो देखें वो लाल शर्ट वाले बंदे ने, एक सेकंड मैं दोबारा क्लेरिफाई कर दूं, ये गलत फुटेज है, ये फूल है इसमें और ये अखबार है जो ये देखिए वो फाइलें पड़ी हैं और वहां पुलिस खड़ी है, पुलिस रेड कर रही है, ये टाइगर फोर्स के लोग भी हो सकते हैं। देखिए ना, देखिए एक सेकंड देखिए, दिखाएं जी वो लाल शर्ट वाला बंदा, ये फूल है, ठीक है, ये फूल मारे हैं अपने पुलिस को, वो लाल शर्ट वाला बंदा देख रही है, वो उसने क्या निकाला और वो फेंका उसने गाड़ी में से निकाल दिखाई। आपने पुलिस की फुटेज देखी है, आपकी गाड़ियों के साथ जो गाड़ी आई है, वो फुटेज भी दिखाई जो मरियम बीबी की गाड़ी पे मार रहा पत्थर, ये तो आप रिएक्शनरी दिखा रहे हैं ना, रिएक्शनरी गाड़ी के अंदर से पत्थर निकाल, नहीं गाड़ी के अंदर से नहीं पत्थर निकाले, ये मरियम की गाड़ी है, मैं आपको बताती हूं, ये मरियम की गाड़ी टूटी हुई है, देखें ऊपर ये पत्थर। अच्छा मैं आपको एक दफा मुझे चांस दे, मैं आपको आपने अपनी मुझे बताएं, आप मेरी सहाफत को 15 साल हो गए, मेरी सुन, मैंने आज तक पुलिस वालों को पत्थर लेकर आके मारते हुए नहीं देखा। देखें मैं आपको क्लियर बात करूं, पुलिस वाले डंडों से मारेंगे आपको, पुलिस वाले आपको आंसू गैस से मारेंगे, पुलिस वाले जूतों से मारेंगे लोगों को, लेकिन पुलिस वालों को मैंने ये नहीं देखा कि वो पत्थर लेकर आए और उन्होंने मारा। पत्थर हमेशा मुजाहिरीन लेकर आते हैं। अच्छा दो चीजें, पहली बात कि वो जो आपने एक इमेज शो किया है ना जिसमें बहुत से बैग्स पड़े हैं, उसको प्लीज करेक्ट करें और वेरीफाई करवाएं, और टीवी पे वो फूल मारे हैं आपने, फूल है पहली चीज। दूसरी बात, वो जो आप एक बंदा दिखा रहे हैं जिसने लाल शर्ट वाले जो डाले में से निकाल के मार रहा है, आपने सेकंड वीडियो दिखाई है जिसमें सरकारी फाइलें पड़ी हैं, उधर पुलिस ऑफिसर खड़ा है, तो उधर पुलिस ऑफिसर वहां खड़ा हुआ था, वो कह रहा था बैग रखे, वो शायद टाइगर फोर्स का बंदा हो, वो कौन बंदा है? तो वो तो हमारा कारकुन नहीं है। अच्छा एक मिनट, तीसरी चीज जो आपने वीडियो दिखाई है वो रिएक्शनरी है, मरियम बीबी की गाड़ियों पे लोग पत्थर मारेंगे तो लोग रिएक्शन, और पुलिस की बात नहीं। अच्छा चले, मेरा सवाल ये नहीं, रिएक्शन आप दे रहे हैं, मेरी रिएक्शन आप दे रहे हैं, लेकिन और लोग हैं जो डिफरेंट चिल्लाने से तो नहीं होगा बैठे हुए, जरूर ना चिल्लाने से तो नहीं होगा ना, मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्शन आप जरूर दीजिए। आपको अगर कोई मारता है थप्पड़ तो आपको जवाब देना आपकी मर्जी है, आप दे सकते हैं। मेरा ये कहना है कि गाड़ी के अंदर पत्थर कैसे आए, वो तो अंदर से निकाल के मार रहा है। अगर रिएक्शन देना है तो जमीन से पत्थर उठाए और पुलिस वाले को मारे। वो गाड़ी खोलता है, गाड़ी के अंदर से पत्थर निकालता है और पुलिस वाले को मारता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि गाड़ी के अंदर पत्थर कहां से आए? गाड़ी के अंदर कोई पत्थर नहीं थे। दिखाओ यार, वो जो एक पत्थर दोबारा दिखाओ। वो लाल शर्ट वाला बंदा जो है गाड़ी के अंदर से पत्थर निकाल के मारता है। और ये जो आप कह रही है पुलिस वाला, ये अहमद फराद है जो जियो का रिपोर्टर है, ये इसमें नजर आ, ये देखिए लाल शर्ट वाला बंदा स्टॉप हो गया। अब जरा थोड़ा सा प्ले करें, थोड़ा सा प्ले करें। ये देखें गाड़ी के अंदर से निकाला, ये फेंका, फिर दिखाओ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखें गाड़ी के अंदर से निकालता है, टाइगर फोर्स के लोग नहीं प्लांटेड। प्लीज चेक कराएं, पहले इनका वेरिफिकेशन कराएं। हमने तो जो सुना है कि जानबूझ के इन लोगों ने टाइगर फोर्स के लोग इम्प्लांट किए हैं पत्थर फेंकने के लिए। ये तो पूरी नैब की कार्रवाई थी, क्योंकि नैब की अपनी साख जो है वो सारी इफेक्ट हुई हुई थी, इसलिए उन्होंने टाइगर फोर्स के लोग इम्प्लांट। ठीक है सदाकत भाई साहब, चेक कराइए लोग कौन। सदाकत भाई साहब, हमारे पार्टी वर्कर्स ये नहीं कर। अब बात ये है कि ये आज जो हो गया वो हो गया। मरियम नवाज साहबा दोबारा आएंगी तो क्या ये होगा? मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं ना, फिर आते हैं मुफ्तार साहब के मामले पे। इमरान स्टेट कहां पे है? अच्छी बात कर दी है। मैं उस पर आता हूं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर किसी तरह से भी किसी ने पुलिस की तरफ से या नैब की तरफ से पत्थर मारे हैं तो बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। बिकॉज ये एक वाइट कॉलर क्राइम पे एक खातून आ रही थी जिनके पर इल्ज़ाम था, और मुस्लिम लीग नून वाले पथराव क्यों कर रहे थे? ये एक माइंड सेट है कि वो एक शाही ख़ानदान की शहज़ादी हैं। ये इमरान साहब, ये जेल हैं, ये अदालतें हैं, ये नैब आप जैसे मेरे जैसे छोटे छोटे मुलाजमों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए बनी है। अखलाकियात का ये कलैप्स है। और आप, ये वो खातून है जो कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी निकाल दें तो मैं सब कुछ मान जाऊंगी। आज उनके 200 एकड़ ज़मीन जो उनके नाम है, और पाकिस्तान का एक कौमी इदारा जो एक आइनी इदारा है वो उनसे सवाल पूछने के लिए बुला रहा है। रात को मैं वसीम बदामी के शो में था, वहाँ मलिक अहमद ख़ान साहब से वसीम बदामी ने पूछा कि कल आप कारकुन लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा कारकुन जा रहे हैं, कारकुन तो लीडरों के साथ जाते हैं। तो ये जवाब है, ये आपके मेरे पे, इस कौम के मुंह पे चपेड़ है कि ये जब इनको अदालतें सजा दें ये उनका मजाक उड़ाएं। बड़े मियाँ साहब कहते हैं
मेरे असासे मेरी अगर आमदनी से ज्यादा हैं तो तुम्हें क्या। ये समझते हैं कि बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं, ये बादशाह हैं, ये शहजादे हैं, ये जो मर्जी करें, इनके लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग कानून। 2 लाख 3 लाख 50,000 का। सर मैंने कुछ और पूछा आपसे, जो आज हो गया वो तो हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट अगली दफा होगी या नहीं होगी, मुझे इसका जवाब दें। अगली दफा कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि अगली दफा जाहिर है रियासत अपनी रिट कायम करेगी, लेकिन आज के वाकये से क्या आप नहीं समझते कि ये मुस्लिम लीग नून जो 30 साल से इस मुल्क पे काबिज है, ये बुरी तरह बेनकाब हुए हैं। ये तरीका होता है, अगर कल बुजदार साहब भी बंदे लेके आते हैं वो गलत है। कोई भी बंदों का क्या काम है, बंदे क्यों लेके आते हैं? इसलिए कि आप अपनी ताकत शो करना चाह रहे हैं रियासत के इदारे के सामने। तो ये इनकी अपना आपको पब्लिक के सामने, आपके सामने, दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि इन पे जब तो नैब हुई है सदाकत अब्बासी साहब आज। मरीम बीबी तो वापस नैब में गई है कि मेरे से जवाब लें, वो तो जवाब लेके आई थी, नैब ने जवाब क्यों नहीं लिया? तो खड़ी हुई वहां। एक मिनट एना साहिबा, मैं अगर बात कर लूं, देखिए, और मरीम बीबी पे अटैक क्यों किया? मरीम बीबी पे अटैक क्यों किया? उनके ऊपर उनकी अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो आप लोगों का पूरा प्लान था। जवाब सुने ना आपने, बीबी आपने बोल लिया। इमरान साहब मुझे ये बताएं, नैब को एक अक्यूज है, ऑलरेडी मुलजम है, उस पर FIR एक लिहाज से हुई हुई है, उसने आके पेश करना है, नैब को पत्थर मारने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं इस केस में एक मिनट मैं इस केस में आपको एक चीज बता दूं। एक मिनट ब्रेक के बाद आप ही से पूछूंगा, पहले जनरल साहब से पूछूंगा। मरियम नवाज का ये केस बिल्कुल वैसा है जैसा उस्मान बुज़दार का केस है, बहुत थोड़ा फर्क है, बल्कि उस्मान बुज़दार का केस ज्यादा हीनियस है। मरियम नवाज बेनिफिशरी है किसी और हुकूमत के जुर्म की, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कोई गलत काम किया, उसकी बेनिफिशरी मरियम नवाज बन गई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेके। अब उसका हिसाब किताब देना ये अलग जुर्म है। यहां पे उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, डायरेक्टली उस्मान बुज़दार पे इल्जाम है कि 50 करोड़ की एक रिश्वत चली है और रियासत मदीना में शराब का एक लाइसेंस जाली प्रोवाइड किया गया है। उस्मान बुज़दार का केस ज्यादा हीनियस है। उस्मान बुज़दार के बारे में एक सवाल पूछता हूं ब्रेक के बाद, अगर बुरा ना मनाएं तो। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं जरा जनरल अमजद शोएब साहब के पास जाऊंगा। पहले उनसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं। जनरल साहब जरा रहनुमाई फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका एक कानून है, एक कायदा है, और वो कायदा ऐसा लगता है कल ये तोड़ देंगे। इनका जो भी आदमी मुलजिम बनता है या किसी इदारे में पेशी के लिए जाता है तो वो पहले रिज़ाइन उससे करवाते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं, जैसे ये आपको याद होगा कि ये मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब को भी कह रहे थे, मुराद अली शाह साहब को भी कह रहे थे कि आपने अगर शामिल तफ्तीश होना है, आपके ऊपर नैब ने आपको बुला लिया, आप इस्तीफ़ा दे दें वरना हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। इसी तरह से बाबर अवान की मिसाल आपके सामने है, आदम सवादी की मिसाल आपके सामने है, अलीम खान की मिसाल आपके सामने है, सब्तैन खान की मिसाल आपके सामने है, ये समीउल्लाह चौधरी की मिसाल आपके सामने है, जिसके ऊपर कोई किसी ने बुलाया भी नहीं इदारे ने, और समीउल्लाह ने भी रिज़ाइन कर दिया। तो क्या उस्मान बुज़दार पे आके ये रूल ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये उसूल जो है वो ये सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए, उस्मान बुज़दार के लिए नहीं? यहाँ पे पाकिस्तान ने इखलाकियात वगैरह का तो अमल दखल नहीं है। अगर आप सियासियात की बुनियाद पे इस्तीफे ले रहे होते तो शेख रशीद साहब का इस्तीफा बहुत पुराना लिया जा चुका, पेंडिंग है बड़े अरसे से, जो है वो आप सामने रखे हैं। तो शेख रशीद साहब को तो बहुत अच्छा पहले इस्तीफा दे जाना चाहिए। मुश्किल ये है कि ये बातें सारी करने कराने की हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई रिवाज नहीं है, ना पहले किसी हुकूमत ने किया, ना ये कर रहे हैं। और इस्तीफा क्या लेना, ये उस्मान बुज़दार का तो शायद हो सकता है कि किसी गलतफहमी की बुनियाद पे हो, उसको अपने ऊपर इल्जाम जो है वो फाइट करना पड़ गया, तो बिल्कुल उनको इस्तीफा लेना चाहिए। अगर वो सरकारी जिम्मेदारी के दौरान कोई उससे कोई गलती हुई है तो वो उसकी दवाई पेश करेगा, लेकिन उसके बाद अगर साबित थोड़ा बहुत ये शक रहता है कि भी इसके ऊपर मुकदमा बनना है। जनरल साहब, जो उस दौर का डीजी है ना एक्साइज एंड टैक्सेशन का, वो नैब को ये बयान देकर चला गया कि मैंने 3 मरतबा उस्मान बुज़दार साहब को समरी भेजी कि ये इलीगल काम है, ये हमसे करवाया जा रहा है, रोकें इसको। 3 मरतबा समरी, और उस्मान बुज़दार साहब के अपने अहकामात के ऊपर मैंने समरी उनको भेजी 3 मरतबा कि ये गलत काम के लिए दबाव डाला जा रहा है, ये समरी आपको भेज दिया, फैसला करें। अच्छा, फैसला नहीं किया, वो कहते हैं 2 मरतबा मैंने लाइसेंस देने के बाद 2 मरतबा दोबारा समरी भेजी और उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ नहीं किया। तो फिर आप समझे ना कि उस्मान बुज़दार साहब का क्या रोल है। और नैब का आर्टिकल 9A सेक्शन 6, मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ पे इखलाकियात का अमल दखल रखा ही नहीं हमने, वरना तो ये खुद छोड़ जाते किसी के कहने की। इखलाकियात सदाकत अब्बासी के लिए हैं।
इखलाकियात सदाकत अब्बासी के लिए हैं, वो अलीम खान के लिए हैं, सब्तैन खान के लिए हैं। सदाकत भाई साहब, सदाकत भाई साहब, ये बुज़दार साहब को वैसे एक मिनट सदाकत भाई साहब, एक मिनट आप जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने दिल के अंदर जोर से लेकर आएं और फिर बताएं कि कल एक आदमी को इस्तीफा देकर अदालत वो पेश होना चाहिए नैब में, या बतौर वजीर आला पेश होना चाहिए जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जो बहुत ताकतवर होता है, जिसके पास बड़ी पावर होती है, जो चीज़ों को तरोड़ मरोड़ सकता है, जो इदारों में से फाइलें गायब कर सकता है, जो अफसरान को खरीद सकता है, उनको लालच दे सकता है, उनको बयानात बदलने पर मजबूर कर सकता है। क्या उसको पेश होना चाहिए वजीर आला को, या पेश होना चाहिए एक आम आदमी को? अच्छा, अब मुझे आपने चूंकि कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का दिल से बोलूं, तो थोड़ा सा आप भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत फेयर जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा सा अब आपने भी फेयर होकर सुनना है, क्योंकि इस मामले में थोड़ा सा आप ज़रा, मैं समझता हूँ कि ज़रा ज़्यादा आगे हैं, इसलिए उम्मीद है कि आप मुझे मेरा दिल से जवाब दे देंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक जमात है, एक इदारा है, किसी शख्स की कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। और मैंने अभी अखलाकियात की बात की है, अगर उस्मान बुज़दार साहब से सवाल पूछा है और वो सवाल कल क्लियर करके वापस आ जाते हैं और वो इदारे को मुतमईन करके आ जाते हैं बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी रिकॉर्ड की टेम्परिंग के, कल वो जाते हैं और उनके जवाबात इदारे को मुतमईन करते हैं, फिर तो किसी किस्म का कोई मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफ़ा या कोई बात बनती है। हाँ, अगर उन पर चार्ज फ्रेम होता है, वो जवाब देने में नाकाम होते हैं, उनको कल दूसरों की तरह गिरफ्तार होना पड़ता है, उनके बारे में पूरा रिकॉर्ड और एविडेंस से कलेक्ट होती है, तो फिर ये जवाब बनता है। नहीं, देखें मेरे पास देखिए, मैं रिपोर्टर हूं, मैं पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी रिपोर्ट करता रहा हूं, मैं जरदारी साहब के दौर में भी रिपोर्ट करता रहा हूं, मुशर्रफ साहब के दौर में भी काम करता रहा हूं, यही वाला। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी पे दबाव डाला जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को हर हाल में बचाना है, अगर कोई 2-3 बकरे हलाल करने भी पड़े तो उनको हलाल कर दिया जाए और फिर बाद में हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके और आपका फायदा करवा देंगे। अब इस सूरत हाल में वजीर आला एक्सप्लॉइट तो कर सकता है सिचुएशन को, और ये खबर मैं आपको दे रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, ये मुबैना तौर पर चीजें हो रही हैं। मेरे नजदीक एक वजीर आला एक शख्स है और आप एक शख्स हैं, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले में जरा मुझे फेयर बात करने दें। आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और आप अपना कभी भी अपना इमेज नहीं खराब करेंगे। मैं ये समझता हूं कि अगर वो सवालों जवाब में वज़ीर आला साहब खुद पेश हो रहे हैं और अगर वो नैब के इदारे को मुतमईन नहीं कर सकते अपने जवाबों से, और बात रिकॉर्ड तक आती है और रिकॉर्ड वो मांगा जाता है जिसको आप टेम्पर करने का खतरा हो सकता है, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं आप भाई हैं, नाराज हूं, आप थोड़ी सी इसमें एक स्टेप आगे हैं। और मैं सर, आप भी एक बड़े अच्छे एमएनए, आप बात ठीक कर रहे हैं, आप उन एमएनए में से हैं जिनको मैं समझता हूं कि वो सही बात कर देंगे। मेरा ये कहना है कि एक्चुअली ये मामला चला जाएगा गवाहियों पे, क्योंकि इसके अंदर उस्मान बुज़दार ने कोई लिख के नहीं दिया कि आप करप्शन कर दें या आप जाली लाइसेंस दे दें। उस्मान बुज़दार पे एलिगेशन है उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और उनकी नाक के नीचे करप्ट प्रैक्टिसेस हुई और उन्होंने जानबूझकर आंखें बंद रखी, हालांकि ये फाइल मुतअद्दिद मरतबा उनके दफ्तर में भेजी गई। ये है वो बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बात सर सुनने वाली बात है, ये तो बयानात पे बात आएगी। अब अगर एक वजीर आला है तो उसके खिलाफ बयान देगा पंजाब गवर्नमेंट में, मैं ये जानना चाहता हूं वजीर आला के खिलाफ कौन जबान खोलेगा पंजाब गवर्नमेंट में? इमरान खान साहब की एक बहन है, सुन लें, इमरान खान साहब की एक बहन है, उनका नाम है रुबीना खान। आप जानते हैं उन्हें सर? रुबीना खान इमरान खान साहब की बहन है। अच्छा, देखें वो क्या कह रही हैं, मैं आपको जरा एक मिनट पढ़ के सुना देता हूं। ये रुबीना खान साहबा फरमा रही हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूं अभी। उन्होंने कहा है कि एक सेकंड, हाँ जी, ये आ गया जी स्टेटमेंट। रुबीना खान साहबा फरमा रही हैं कि हरासमेंट ऑफ द जर्नलिस्ट इमरान खान for providing credible evidences of corruption against Usman Buzdar. These allegations should be investigated by an independent body. No one in Punjab government can do it. पंजाब गवर्नमेंट में कोई भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह वो ये बता रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट में कोई ये क्यों नहीं कर सकता, उसकी वजह ये बता रही है, सिंस बुज़दार वुड सिंपली ट्रांसफर देम, क्योंकि बुज़दार उनको ट्रांसफर कर देता है। अब ये कह रहे हैं कि बाहर से कोई बंदे लाके बुज़दार को इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में कोई बंदा उस्मान बुज़दार के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ट्रांसफर की तलवार हर वक्त लटक रही होती है। ये रुबीना खान साहबा कह रही है। आपने सवाल किया, उसने आधा मुझे जवाब देने का। देखें, वो इमरान खान साहब की बहन है, उनका अपना जाती मौक़िफ़ है, वो मेरी पार्टी का, मेरी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। और दूसरी पार्टियों की तरह हम इमरान खान साहब के ख़ानदान को यहाँ डिफेंड नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिफेंड करेंगे। मैं बड़ा फेयर होकर बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब, आपका बड़ा क्रेडिबल आप सहाफ़ी हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे को यहाँ हमें आप मुझे जानतदार नजर ना आए।
मैं बड़ा फ्रैंकली मुझे पता है कल प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या कहा। अब मुझे जवाब सुने। जी बोले। नैब अगर किसी इल्जाम पे नैब इतना बाख्तियार है कि वो उस्मान बुज़दाद साहब को वज़ीर आला की हैसियत में उनको बुला के और फर्दन यानी पर्सनली उनको बुला के इन पर्सन उनको अगर वो पेश होने की बात करता है, अगर उस्मान बुज़दाद साहब ने कुछ गलत किया हुआ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे उसको मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई, मैं नैब की तो बात ही नहीं कर रहा सब, मैं नैब की बात नहीं कर रहा, फॉर गॉड सेक सर, मैं नैब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब और उनके, इमरान खान साहब के, और नहीं करना नैब ने, सर एक मिनट, नैब ने तो बाद में करना है, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब और उनके सुनहरी असूलों की। आप अपने आप को ना लाएं प्लीज। इमरान खान साहब के सुनहरी असूल थे कि पहले ओहदा छोड़ो, फिर इंक्वायरी भुगतो, फिर वापस आ जाओ। जनरल साहब क्या कह रहे हैं, जनरल साहब क्या कह रहे हैं आप? जनरल साहब को सुनिए, एक मिनट जनरल साहब। अगर एलिगेशन, अगर इल्जाम में जान पकड़ती है और ये एविडेंस तक बात आती है, फिर इस्तीफे की बात आती है, मैं बिल्कुल अच्छा चलें ठीक है। अब जरा जनरल साहब से, उस्मान बुज़दाद साहब, जनरल साहब को सुने, वो जवाब देने के लिए इस्तीफा। जनरल साहब को तो सुने, जनरल साहब जी। जनरल साहब इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं उसको हम यूं ले रहे हैं कि जो डीजी था उसने जाके जो स्टेटमेंट दी वो झूठ नहीं बोल सकता था, उसने सच बोला। अगर वो सिर्फ सच है तो फिर दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है, उसको पकड़ के सजा दे दें। लेकिन अगर उसमें भी शक है कि हो सकता है उसने भी कोई अपनी जान बचाने के लिए ऊंच नीच की हो, तो फिर दूसरे का मौक़िफ़ तो सुनना होगा। 100% साहब का अगर आपके मौक़िफ़ सुनाएं और उसके बाद नौबत आ जाती है गवाहों की, तो फिर हर हालत में बुज़दाद साहब को अपने ओहदे से हट जाना चाहिए। सर अब जनरल साहब मेरी बात सुने, जनरल साहब मेरी बात सुने, जनरल साहब मेरी बात सुने, जनरल साहब मेरा सवाल ये था, उस्मान बुज़दाद साहब बतौर वज़ीर आला जा सकते हैं, कानून में कोई इसके अंदर पाबंदी नहीं है, बतौर वज़ीर आला उनको बुला के सुन सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी इमरान खान साहब के उसूल में है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से कि इस्तीफा देकर जाओ, उस्मान बुज़दाद से नहीं करते। मैं इस पे बात कर रहा हूं, वो वज़ीर आला रहें, उनको बतौर वज़ीर आला सुना जाए, कोई कानूनी कदर नहीं है, मुझे प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं हिना से। वेलकम बैक नादरीन। जी हिना साहब, उस्मान बुज़दाद साहब कल पेश होने जा रहे हैं, तो अगर वो शराफत से जाके पेश होते हैं, आराम से जाके पेश होते हैं, तो ये अच्छी मिसाल होगी। वैसे आपको भी फॉलो करना चाहिए कि आप कारकुनों को कहें कि घर में रहें, गर्मी भी है, कोरोना वायरस भी है, आप अपने घर में रहें, लीडर अपने केस का जवाब देके खुद ही वापस आ जाएंगे, इस केस से आपका कोई लेना देना नहीं है। वैसे बाय द वे केस पता है आपको? बिल्कुल, मुझे सारी डिटेल पता है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अच्छी मिसाल तब होएगी जब बुज़दाद साहब रिज़ाइन करें, ताकि जिस तरह आपने कहा वो कोई इन्फ्लुएंस ना कर सकें, कोई रिकॉर्ड टेम्परिंग ना कर सकें, कोई ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल ना कर सके ट्रांसफ़र के लिए, तब हम ये समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है वो हो सकती है। इतने इन्फ्लुएंस में बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी को मैनिपुलेट करते हुए तो मुझे नहीं। अच्छा चले, एक डॉक्यूमेंट और आ गया उस्मान, ये कैप्टन सफदर साहब ने एक दरखास्त दी है जी, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास यहाँ अभी ये फ़ौरन पहुँची है। कैप्टन सफदर साहब अपनी दरखास्त में कह रहे हैं कि मैं मुख्य आपको बता देता हूँ कि जनाब हम जाती उमरा से निकले, मरियम नवाज साहबा, परवेज़ रशीद साहबा और मरियम औरंगज़ेब साहबा, हम फ़लाँ गाड़ी में बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहे थे। इमरान खान न्याजी, वल्द अकरमुल्लाह खान और मिर्ज़ा शहजाद अकबर, इनकी ईमा पर नैब ने हमें तलब कर रखा था, और मिर्ज़ा शहजाद अकबर मुशीर वज़ीर आज़म की ईमा पर हमें तलब कर रखा था। हम नैब के दफ्तर पहुँचे, इससे पहले ही 100 के करीब बंदों ने, जिनमें कुछ वर्दी में थे, कुछ सादा कपड़ों में थे और कुछ लोगों के पास पत्थर और डंडे थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे ऊपर आंसू गैस और लाठी चार्ज करना शुरू कर दी, गाड़ी को शदीद नुकसान पहुँचा और मरियम नवाज़ को जान से मारने की कोशिश की, और कुछ लोग जो हमारे कारकुनान ज़ख्मी भी हो गए। मौके की संगीनी को भांप कर अपनी और मरियम नवाज़ साहिबा की जान बचाने के लिए गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए नामालूम हमलावरों के हसार से मैं निकल गया, और ये वक़ूआ मेरे अलावा मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने बचशम खुद देखा है। और सोची समझी साजिश के तहत फर्जी हुक्मनामा तलबी जारी करके नैब ऑफिस बुलाकर हमला करवाकर जान से मारने की साजिश की गई है मरियम नवाज़ को, और इनके खिलाफ कार्रवाई करके मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये दरख्वास्त दी है अल आरज़ कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर वल्द मोहम्मद इसहाक। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर जान से मारने के लिए उन्होंने बुलाया था और वो जान से मार रहे थे, तो फिर आप वापस क्या लेने आए वहाँ पे? देखिए बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, और ये मैं इस चीज़ की पर्सनल विटनेस भी हूँ, क्योंकि जब मरियम बीबी आई तो जिस तरह उन पे पत्थर मारे गए, और आपने देखा कि उनने उसी वक्त वीडियो ट्वीट भी की कि उनकी गाड़ी का शीशा जो है वो टूटा हुआ था। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो खुदा ना खास्ता वो उनका शीशा टूट जाता, उनके सर पे पत्थर लगता और वो हॉस्पिटलाइज होती, तो उनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक था।
और तो फिर वापस क्यों आए जान खतरे में डाल के? अगर भाग गए थे वापस क्यों आए? देखिए, अगर नैब ने इनको बुलाया था और मरियम बीबी वापस आई थी तो नैब को चाहिए था कि उनकी जवाब सुनते। क्यों नहीं सुना जवाब? मरियम बीबी तो देखिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के भी वो आती है सामने, बिल्कुल वो तो अपनी लाइफ को रिस्क में डालती है। अच्छा, दोबारा नैब बुलाएगा तो मरियम साहब जाएंगी? मरियम साहब बिल्कुल। अच्छा, और अब कारकुनों को कहेंगे कि अब आप वहां पे ना आए, लड़ाई हो जाती है? देखिए हमने तो बिल्कुल साथ रख लो। मैं एक सेकेंड, हमने तो बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल कारकुनों, पहली बात है मरियम बीबी की गाड़ी अकेली गई, कोई काफिला उनके साथ नहीं था, कारकुन वहां थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो खत्म हो गया, मेरे पास खत्म हो गया। एक बात में उस्मान बुज़दार साहब को अगर इमरान खान के उसूल को फॉलो करते हैं तो रिजाइन करके जाएंगे, नहीं बगैर करके जाएंगे। बहरहाल दोनों सूरतों में केस का सामना तो उनको करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।